दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। अपनी रेत भरी चप्पलों से धूल में दौड़ते दौड़ते काशीपुरा गांव के कुछ बच्चे, उम्र में लगभग कोई 7-8 साल के रहे होंगे, उस शाम मस्ती मजाक करते, धूल उड़ाते, क्रिकेट खेलते खेलते इलाके के सबसे बड़े मैदान के दूसरे छोर पर निकल आए थे। बहुत बड़ा मैदान था ये, पर उस पूरे इलाके के लिए किसी घर के आंगन जैसा। अक्सर वहाँ के सारे बड़े बड़े काम इसी मैदान में होते थे, चाहे दशहरे का त्योहार हो या किसी का शादी का तंबू लगना हो, सब यहीं हुआ करता था। मैदान की चारदीवारी का कुछ हिस्सा यहाँ वहाँ से उधड़ा हुआ था, तो कभी कभी दूसरे इलाके के कुछ लोग भी मैदान में खेलने आ जाया करते थे, और बच्चे भी कभी कभी उसकी टूटी चारदीवारी से कभी झांक कर तो कभी उस पर चढ़कर उस मैदान के बाहर की दुनिया में झांकने को ऐसे उत्सुक रहते थे जैसे कोलंबस धरती की खोज में हो। पर कभी कभी कुछ बिना खोजे भी मिल जाता है, और ऐसा ही उस शाम हुआ। उस शाम इस छोर पर भटक आने का इनका पहला मौका था। उन सब की नज़र मैदान के कोने में गई, जहाँ एक छोटा सा झोपड़ा जाने कितने सालों से चुपचाप दुबका खड़ा था। बस्ती के सारे कार्यक्रम यहाँ होने के बावजूद ये झोपड़ा आज से पहले किसी को देखने का शायद मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैदान के इस छोर तक इतनी दूर कभी कोई नहीं आया था। ओए, यहाँ कौन रहता है भाई? उनमें से एक ने पूछा। मालूम नहीं यार, देखने से लगता तो नहीं कोई रहता है। चल बल्लू, यहीं खेलते हैं। और बच्चों ने वहीं 2-2 ईंट और बड़े पत्थर लेकर दोनों ओर विकेट बनाया, और बल्लू ने पंखे के परों की तरह तेजी से हाथ घुमाते हुए गेंद राजू की ओर उछाल दिया। कुछ देर तो खेल ऐसे ही चला, पर तभी अचानक एक बच्चे ने तेजी से आती बॉल पर खींचकर बल्ला घुमाया, और बॉल सीधा उड़ता हुआ उसी झोंपड़े में जा गिरा। सारे लड़के चुपचाप खड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या करें। तभी एक ने कहा कि चलो निकल चलते हैं, अब बॉल तो है नहीं, खेलेंगे क्या? तो दूसरे ने जवाब दिया कि खेल क्यों बंद करना है, मैं जाकर अभी झट से बॉल लेकर आता हूँ। और इससे पहले कि कोई उसे रोके, वो राजू नाम का लड़का भागता हुआ अपना बैट लेकर घुमाता हुआ उस टूटे हुए पुराने झोंपड़े में घुस गया। बाहर सब लड़के सवाल भरी आंखों से कभी एक दूसरे का चेहरा देखते तो कभी झोंपड़े की ओर। उस लड़के को झोंपड़े में घुसे कोई 5 मिनट हो चुके थे। सब लड़के कदम 2 कदम आगे बढ़कर उसका नाम पुकारने लगे, और एक लड़के ने तो हिमाकत करते हुए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर घर पर दे मारा। पर इसी के साथ जो हुआ वो उनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस लड़के के पत्थर फेंकते ही अंदर से भी एक बड़ा सा पत्थर उनकी ओर तेजी से उड़ता हुआ आया, और सब के सब घबराकर पीछे हट गए। पर जैसे ही उन्होंने उस पत्थर की ओर ध्यान से देखा तो ये पत्थर कुछ और नहीं बल्कि
राजू की कटी हुई गर्दन थी, जो अपनी आंखें फाड़े बेतहाशा अपने साथियों की ओर घूर रही थी। जिस ओर से वो गर्दन आई थी उस ओर से खून की बूंदों की एक सीधी लकीर भी धूल पर खिंच गई थी। ये मंजर तो किसी भी आदमी का दिल दहला देने को काफी था। और फिर ये तो बच्चे ही थे। चीखते हुए सारे बच्चे उस दर्दनाक कटे सर को वहीं छोड़ मैदान छोड़कर भाग लिए। ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि आज से पहले उस शांत से गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस बात को सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस वालों को फ़ोन किया गया और कुछ पौने घंटे में ही पुलिस की जीप के टायर मैदान की धूल भरी ज़मीन पर अपने निशान बना रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि एक और लोग इस हादसे को देखने के लिए मैदान में आना भी चाहते थे, पर दूसरी ओर राजू की बिलखती माँ का हाल देखकर उन सब के हाथ पांव फूल रहे थे। पर पुलिस वालों के पास ना चाहते हुए भी उस घर में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी नौकरी के बोझ से मजबूर अपनी जिंदगी को ताक पर रखकर उस टूटे हुए झोंपड़े में वो दनाते हुए घुस तो गए, पर अंदर का दृश्य काफी सनसनीखेज था। सामने की दीवार में एक पुराना और एक काफी बड़ा सा शीशा टंगा था, जिस पर उस झोंपड़े की टूटी हुई छत से छनकर ढलते सूरज की आखिरी रोशनी पड़ रही थी। वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपने ठीक से खड़े होने के लिए ज़मीन ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन दोनों को अपने सामने हवा में एक दिया तैरता दिखाई दिया। उस अंधेरे झोंपड़े में छत से आती रोशनी के बावजूद उस दिए की लौ खूब तेजी से जल रही थी। इसे देखकर उन दोनों का खून जम गया, पर इससे पहले कि वो वहां से निकलें, उन्हें वहीं एक कोने में एक लड़का बैठा दिखाई दिया, जो राजू ही था। एक पुलिस वाला हिम्मत करके राजू के पास पहुंचा तो उसे ठीक से दिखा कि ये राजू का सिर्फ धड़ ही था। गर्दन तो पहले ही बाहर फेंकी जा चुकी थी। तभी उस धड़ का हाथ हवा में उठा। उस हाथ की उंगली और कहीं नहीं बल्कि उसी शीशे की ओर इशारा कर रही थी। साथ ही उन दोनों पुलिस वालों के अक्स के ठीक बीचों बीच दिखता आज ही मारे गए राजू का अक्स उसी शीशे में खड़ा उन दोनों को शीशे के अंदर बुला रहा था। उन दोनों के देखते देखते राजू का अक्स पलटा और वो दिया हवा में तैरता हुआ उसी शीशे में दाखिल हुआ और शीशे में खड़े राजू के अक्स के पीछे पीछे चलता उसके अक्स के साथ ही उस शीशे की दुनिया में कहीं गायब हो गया। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके सर पर बर्फ का गोला रखकर किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर से लुढ़का दिया हो। उस शीशे पर अभी भी ढल चुके सूरज की आखिरी रोशनी के कतरे तैर रहे थे और अब तक राजू का धड़ वहां जमीन पर गिरकर बेजान हो चुका था। पुलिस वालों ने इस भूतिया हादसे के बाद भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह राजू की सरकटी लाश को उठाकर झोंपड़े से बाहर ले आए। बाहर भीड़ काफी बढ़ चुकी थी और अब तक लगभग गुस्से से पागल भी हो चुकी थी। राजू की लाश बाहर आते ही किसी ने उस घर पर देकर एक पत्थर मारा और इसके बाद तो उस घर पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। पर इसके साथ ही उनका गुस्सा रुका नहीं। कुछ 15-20 मिनट में ही किसी ने पेट्रोल से भरी एक जलती बोतल उस घर पर फेंकी और उस घर को आग लगा दी गई। इसके बाद किसी तरह उस भीड़ को समझा बुझाकर वहां से हटवाया गया। पर यह कत्ल
एक बड़ी पहेली थी जिसे सुलझाना किसी जीते जागते आदमी के बस में नहीं था। रात ढलते ढलते तक सब लोग अपने अपने घरों को लौट चुके थे। बस नहीं लौट पाया था तो बेचारा राजू। रोज रात की तरह मैदान सुनसान पड़ा था। आज उसके एक कोने में उस घर की राख ठंडी हो रही थी, पर चांद अभी भी उस शीशे में बदस्तूर रोशन था। इस सब के बाद भी वो मनहूस शीशा जिंदा दीवार के एक कोने में पड़ा चांद को घूर रहा था। ये केस काफ़ी अजीब था, तो धीरे धीरे पुलिस महकमे में भी बात फैल गई। उन दोनों हवलदारों ने एक दो लोगों को अपनी आप बीती सुनाई, तो धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैलती फैलती इंस्पेक्टर शेरगिल तक भी पहुंची। काफ़ी लोगों की तरह ये बात उसे भी परेशान किए हुए थी, पर वो इस बात पर विश्वास न करे ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इंस्पेक्टर शेरगिल खुद एक अघोरी था। कुछ घंटों बाद जैसे ही वक्त ने एक गहरी काली चादर धरती और आसमान के बीच बिखेरी, तभी एक लालटेन और कुछ सामान लेकर दो सख्त कदम उसी सनसनीखेज मैदान की ओर बढ़ रहे थे। और कहना नहीं होगा कि ये इंस्पेक्टर शेरगिल ही था। तभी उसने देखा कि उस मैदान की चार दीवारी के एक कोने पर कुछ हलचल हो रही थी। रह रह कर वहाँ एक किरण सी चमकती थी और फिर खुद में ही सिमट जाती थी। ऐसा बार बार ही हो रहा था, और सिर्फ एक जगह ही नहीं, बल्कि मैदान की दीवार के ठीक ऊपर वो किरणें तैरती जा रही थी। शेरगिल को शायद हिम्मत किसी से उधार नहीं लेनी थी। एक तो वो इंस्पेक्टर था और दूसरा एक अघोरी। वो धीरे धीरे उसी चलती बुझती रोशनी की दिशा में आगे बढ़ता चला गया, और जैसे ही वो चार दीवारी के निकट पहुंचा तो वहाँ जो था उसे देख शेरगिल का भी दिल दहल गया। उस मैदान की चार दीवारी पर एक लड़के का कटा हुआ धड़ उस शीशे को दोनों हाथों से हवा में उठाए हुए था, और शीशे में सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि राजू का काला सा साया अभी भी एक दिया लिए तैर रहा था। शेरगिल ने शायद इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, और उस रात ये देखने के बाद वो समझ गया कि वो शायद अभी इस आत्मा से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसा सोचकर उसके कदम वापस अपने घर की ओर लौट चले। पीछे वो बच्चे का कटा हुआ धड़ अभी भी उस चार दीवारी पर उस शीशे को लिए खड़ा था, जिसमें से चांद की रोशनी छनकर अभी भी उस काली रात को और खौफनाक बना रही थी। उस हादसे के बाद उस इलाके में मातम के साथ साथ काफ़ी दहशत पसरी हुई थी। सब लोग राजू की माँ को दिलासा देने में लगे थे, पर साथ ही खुद भी काफ़ी डरे हुए थे। उन्हीं दहला देने वाली रातों के दौरान एक रात एक लड़की दिविता, जिसकी उम्र कोई 19 या 20 ही रही होगी, वो बहुत ही तेज़ी से अपनी कार चलाती हुई किसी पार्टी से घर को लौट रही थी। जवान खून था तो गाड़ी की स्पीड भी बहुत तेज़ थी, पर तभी उसके सामने अचानक वही सर कटा धड़ शीशा लिए सड़क के बीचों बीच दिखाई देने लगा। शीशे में कार की लाइट्स तेज़ी से चमकी और दिविता ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया।
पूरी जान से ब्रेक लगाने के बावजूद गाड़ी तेजी से घिसटती हुई सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सीट बेल्ट ठीक से न बंधे होने की वजह से दिविता का शरीर जोर से उड़ता हुआ गाड़ी की विंडशील्ड से निकलकर सड़क के किनारे जा गिरा। किस्मत बहुत खराब थी बेचारी की, क्योंकि हादसे के समय उस सड़क पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। जो था तो सिर्फ एक शीशे वाला धड़, और अब उसके हाथ में थमे शीशे में राजू अकेला नहीं था। दिविता का साया भी धीरे धीरे उस शीशे में दाखिल हो रहा था। इसके बाद उस इलाके में इस तरह की दुर्घटनाएं किसी भी रात हो जाती, पर जैसे जैसे चांद ढलता वो आत्मा किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी। फिर जैसे जैसे चांद बढ़ता उस आत्मा का आतंक गांव में जगह जगह फैल जाता। शेरगिल लगातार इस इलाके की खबरों पर नजर बनाए था, पर वो जानता था कि इसके पीछे कोई बहुत ही अतृप्त आत्मा है, कोई आम मृत आत्मा नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा। किसी की भी खराब मौत हो या साधारण मौत, कुछ समय के लिए उसे प्रेत योनि में रहना ही पड़ता है। मरने के एकदम बाद शरीर से निकलकर मृत आत्मा भटकती है, पर जब तक उसे अपने संस्कारों या इच्छाओं के हिसाब से वातावरण या दूसरा शरीर नहीं मिलता, वो कुछ समय बाद प्रेत योनि में चली जाती है। जिन आत्माओं के कर्म अच्छे होते हैं उन्हें तो कुछ समय में शरीर मिल जाता है, पर जिनकी वासनाएं, इच्छाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हों, जब तक वो शांत नहीं होती तब तक वो आत्मा प्रेत आत्मा बनकर भटकती है। प्रेत लोक असल में वासना लोक ही है, जहाँ मृत आत्माएं सिर्फ अपनी वासना की पूर्ति के लिए जाती हैं। दुर्घटना से मरने वाले, बीमारी से मरने वाले, आत्महत्या से मरने वाले या साधारण मौत से मरने वाले, सबको कुछ समय प्रेत लोक में बिताना ही पड़ता है। दरअसल प्रेत लोक अलग से कहीं और नहीं है, बल्कि इसी मृत्यु लोक के साथ ही बाल में बाल की तरह गुथा हुआ है। ये और प्रेत लोक के बारे में इस तरह के काफ़ी और रहस्य शेरगिल अच्छे से जानता था, और साथ ही ये जानता था कि इस प्रेत से मुक्ति पाने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अब वहाँ और लोग उस प्रेत का शिकार हों, इसलिए उसने एक शाम से ही तैयारी शुरू कर दी। जहाँ वो झोपड़ा था वहीं जाकर उसने एक गड्ढा खोदा, जो कुछ 3-4 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी था, और अंधेरा ढलते ढलते वो कुछ 3-4 और पूजा करने वालों को और कुछ ज़रूरी सामान को साथ ले उस गड्ढे में जाकर बैठ गया। ये वो लोग थे जो अक्सर अघोर साधनाओं में शेरगिल के साथ रहा करते थे। रक्षा के लिए उस गड्ढे के चारों ओर एक लकीर खींची गई और हवन कुंड लगाकर मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुति शुरू हो गई। पर उस जगह जहाँ उस प्रेत का घर था, उसे इस तरह किसी का बैठना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहकर भी उस रक्षा रेखा को पार नहीं कर सकता था। इसलिए जितने भी लोग हवन में बैठे थे उन्हें वो अलग अलग तरीके से परेशान करने लगा। किसी को बहुत तेज दर्द हो गया तो किसी के हाथों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। इसी के साथ ही वो सबको दिखने लगा, और जिन्होंने उसे पहली बार देखा वो काफ़ी डर गए, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। शीशा लेकर वो सर कटा बच्चा उन लोगों के चारों ओर भागने लगा।
भागते भागते कभी वो गायब हो जाता और कभी फिर से दिखाई देने लग जाता। ऐसे में शेरगिल ने कमान संभाली और अपने झोले से कुछ खिलौने निकालकर उस रक्षा घेरे के बाहर रख दिए, जिन्हें वो अपने साथ ही लेकर आया था। वो जानता था कि ये भले ही प्रेत है, पर है तो एक बच्चा ही, और प्रेत योनि की इच्छाएं मानव जाति की इच्छाओं से अलग नहीं होती। इसी तरह बच्चे के कपड़े का नया जोड़ा, चप्पल, एक बर्तन में पानी और कुछ बच्चों की पसंद की खाने की चीज़ें उसने घेरे के बाहर तरीके से सजा दी और साथ ही साथ लगातार मंत्रों का उच्चारण करता रहा। कुछ देर के बाद प्रेत आत्मा दिखनी बंद हो गई, पर घेरे के बाहर रखे सामान में हरकत होनी शुरू हो गई। खिलौने अपने आप हिलने शुरू हो गए। इसके बाद कुछ देर बाद जिस बर्तन में पानी रखा गया था, वो सारा का सारा पानी अपने आप बर्तन से धीरे धीरे गायब हो गया। इसके बाद एक बच्चे की आवाज़ गूंजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। शेरगिल समझ गया कि ये प्रेत से बात करने का अच्छा मौका है। उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस खाली बर्तन में एक बार फिर और थोड़ा पानी डाल दिया। इसके बाद उन सब ने उस प्रेत को अपने सामने बैठा महसूस किया। उसके शीशे में अब एक सिर्फ राजू का ही नहीं, बल्कि कई और आत्माओं के अक्स तैर रहे थे। शेरगिल ने उससे पूछा कि आखिर उसने ये सब कत्ल क्यों किए। सुनकर वो बोला, यहाँ मैदान के इस कोने से लेकर पीछे के इलाके के काफ़ी हिस्से तक एक बस्ती हुआ करती थी। बस्ती के सभी लोग छोटे मोटे धंधे किया करते थे, जो हमेशा अच्छे नहीं होते थे। मेरा बाप एक शराबी था और आए दिन मेरी माँ और मुझे बुरी तरह पीटा करता था। उसकी बुरी आदतों और शराब के चलते मेरी माँ को अपना जिस्म बेचने पर मजबूर होना पड़ा। मेरी माँ खून के आंसू रोती थी, पर फिर भी 2 जून रोटी और मेरे बाप की दारू के लिए उसे ये शर्मनाक काम करना पड़ता था। हर शाम की तरह एक शाम मेरे बाप ने घर में कदम रखा और दारू के पैसे ना होने पर मुझे और मेरी माँ को बुरी तरह पीटा। मैंने वैसे भी 2 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया था, तो मेरे बदन में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। हमें पीट पीट कर जब वो थक गया तो घर से बाहर निकला और कहीं चला गया। टूटे बदन ही सही, पर मेरी और अपनी सलामती के लिए मेरी माँ उठकर धंधे के लिए तैयार होने लगी। एक बड़ा सा शीशा पकड़ के मैं खड़ा हुआ, जिसमें देखकर मेरी माँ अपना चोटों से भरा चेहरा पाउडर और लिपस्टिक से पोत ही रही थी कि मुझे काफ़ी तेज़ चक्कर आया और अचानक मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरे ऊपर ये शीशा ऐसे गिरा कि मेरी गर्दन धड़ से अलग हो गई। मैं नहीं जानता कि मेरे शरीर का क्या हुआ, पर जो भी हुआ हो, मुझे आज तक शांति नहीं मिली। मेरे साथ साथ जिस शीशे से मेरा कत्ल हुआ, वो भी प्रेतलोक में उसी रूप में मेरे साथ ही रहा। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, पर उस रात के बाद मैंने कभी भी अपनी माँ या बाप को अपने आसपास महसूस नहीं किया। मैं आज तक यही सोचता रहा कि आखिर मेरी इसमें क्या गलती थी, पर इसके साथ साथ इसी बात से मुझ में नफरत और बदले के संस्कार बढ़ते चले गए। बरसों से इस वीरान पड़े झोंपड़े में मेरी आत्मा दिन या रात का फर्क जाने बिना पड़ी रही, पर उस दिन जब उन लड़कों की गेंद झोंपड़े में तेजी से आई तो मेरी नींद खुली। मुझसे रहा नहीं गया और अपने इसी शीशे से मैंने राजू की गर्दन साफ कर दी। इसके बाद जिस जिस की मौत मेरे सामने होती रही, उनकी आत्माएं मैं इस शीशे में कैद करता रहा। पर आज तुम्हारे प्यार से लाए
इन खिलौनों, कपड़ों और पानी से मेरी प्यासी आत्मा को बहुत आराम मिला है और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे इस प्रेत की योनि से छुटकारा दिलाओ। शेरगिल ने अपने पास से एक शीशा निकाला और उस प्रेत को अपने पहले वाले रूप में आने को कहा। प्रेत को शेरगिल ने अपने साथ लाए शीशे के सामने खड़ा होने को कहा और उसके हाथ में पकड़ा शीशा तोड़ने को कहा गया। जैसे ही वो शीशा टूटा, उस प्रेत के साथ साथ वो सारी आत्माएं शेरगिल के शीशे में समा गईं। तंत्र में ऐसा माना जाता है कि शीशे में आत्माओं को कैद करने की ताकत होती है। इसीलिए अमूमन घर से कहीं जाते या सोते समय शीशों को ढक दिया जाता है। खासकर घर में किसी की मौत के बाद तो 13 दिन तक शीशे ढक ही देने चाहिए, नहीं तो आत्मा के उसमें कैद होने का खतरा रहता है। शेरगिल कोई घंटा भर वहीं साधना करता रहा और इसके बाद उसने वो शीशा जमीन पर बिछाया और अपने साथ लाए एक नारियल को देकर शीशे पे मारकर चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वहां एकदम शांति हो गई। शेरगिल और उसके सभी साथी काफी हल्का महसूस कर रहे थे। शेरगिल के चेहरे पर संतोष भरी एक मुस्कान तैर गई थी।